Hello champs, I hope you are doing well. My name is वसीम चौहान and welcome to Pi Academy. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जो काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं जेई और नीट के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में, और इन क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अरेंज किया है जिससे कि आपकी जो समझ है इन टॉपिक्स को लेकर और भी बेहतर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो लेक्चर 1 जो है हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया है और आज का टॉपिक जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से है। अच्छा, ये चैप्टर आपको पता होता है, ये क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री से ही। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को ध्यान से देखो। उसने आपसे कहा है कि अगर आपके पास में पोटेशियम आयन है और आप उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। ओके, तो पोटेशियम के आयन का मतलब यहाँ पर आपको पता होता है कि अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर 19 होता है और आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको करना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर आएगा 3s2 और 3p6, है ना। तो क्योंकि K प्लस में आप देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है और ये 18 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो 3 के P में जा रहा है। अब आपको जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू बतानी है। मतलब आपको बताना है कि N, L, M और S इनकी वैल्यू क्या होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, N बताता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में गया है, तो यहाँ पर हाईएस्ट शेल या सबसे आखिरी शेल थर्ड है, यानी N की वैल्यू हो जाएगी 3। और L बताता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है। सब शेल यहाँ पर P है और P की जो L की वैल्यू है, P के लिए जो L की वैल्यू है वो 1 होती है, तो L की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 1। और M की अगर मैं बात करता हूँ, M जो है वो L पे डिपेंड करता है और M की जो रेंज है वो -L से स्टार्ट होती है +L तक जाती है, इसलिए M की जो वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं वो -1 होगा, 0 होगा और तीसरी वैल्यू होगी +1। और S तो आपको पता होता है कि स्पिन क्वांटम नंबर होता है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 2 वैल्यू मिलती है आपको, है ना। पहली होती है +12 और दूसरी आपको मिल जाएगी यहाँ से -12, है ना। तो ये S की 2 ही वैल्यू पॉसिबल होती है। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के जो पॉसिबल क्वांटम नंबर्स उनकी वैल्यूज आपको ये मिली हैं और आपको इनको इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो A और C को देखो ध्यान से, यहाँ पर N की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब A और C आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब B और D बचे हैं। B में N की वैल्यू 3 थी और यहाँ भी 3 है, L की वैल्यू यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पे 0 है और हमारी L की वैल्यू 1 आई है। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा ऑप्शन B। आई होप के ये सिंपल सा क्वेश्चन जो कि ये चेक करता है कि क्वांटम नंबर्स की समझ आपको ठीक से है या नहीं है, आप इसको ठीक से समझ पाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है ये हमने। आपसे पूछा है कि आपके पास में कुछ ऑर्बिटल्स हैं S, P, D, F और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा है कि S में आएंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में आएंगे 6 और D में आएंगे 10 और F में आएंगे 14, तो अगर ये आपके माइंड में आया है तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है, क्योंकि आपने ये वर्ड ध्यान से नहीं पढ़ा ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ इस ऑर्बिटल्स के प्लेस पे सबशेल होता तब ये आंसर आपका सही था। तो ऑर्बिटल का मतलब पता होता है कि कोई सा भी ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब S, P, D, F हर एक ऑर्बिटल में यहाँ पर कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए है जिससे कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए है। उसने आपसे कहा कि पी शेल आपके पास में है और आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग में जल्दबाजी में आके यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पी शेल के बारे में बात कर रहा है। तो शेल होती है एक एटम में K, L, M, N और अगर N के बाद आएगी तो O आएगी, उसके बाद में पी शेल आएगी और इनके नंबर भी होते हैं 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो पी शेल को हमने नंबर 6 दिया है और अगर किसी भी शेल में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। ओके, और यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता है p के लिए 6 है,
हमने यहाँ पर 6 रखा और उसको सोल्व किया पूरे को, तो हमें 72 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले होंगे। तो पी शेल अगर किसी एटम के अंदर होगी तो उसमें टोटल 72 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है कि वो ऑर्बिटल जिसमें कोई भी नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल आपको गिवन है, इनमें से वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। ओके, नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन, वो एरिया होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं, उसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल की जब मैं बात करता हूं तो उसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके शेप या इसके ओरिएंटेशन की बात करूंगा तो आपको पता होता है कि यहां पर ये एक्सिस मेरे पास में z है, तो एक लोब मेरे पास में यहां पर होती है और जो दूसरी लोब है वो यहां पर जो है ऐसे रिंग की फॉर्म में आती है ना, ये ऐसे मेरे पास में एक डोनट के जैसा होता है ना। और ये जो रिंग हमारे पास में यहाँ पर आई है, ये रिंग जो है एग्जैक्टली एक्स और वाई प्लेन जो होता है उस पे होती है, इसीलिए यहाँ पर जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन तो जीरो होता है। हाँ, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि नोडल कोन्स कितने हैं, ओके, तो आप याद रखना कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल में नोडल कोन्स की जो वैल्यू हमारे पास में होती है वो बेटा होती है 2। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। उसके बाद हमें बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसने पूछा है कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन एटम है और उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो उसमें मैक्सिमम कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे। पहले समझो कि ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है इसका मतलब क्या होता है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हीं को बोलते हैं हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ओके, और आपको ये जो बताने हैं वो हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बताना है। तो अगर आप हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हाइड्रोजन हमारे पास में होता है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो है वो n की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ये बिल्कुल सुपर इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें आप। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो है वो n की वैल्यू पर करते हैं डिपेंड, मतलब वो ऑर्बिटल जिनकी n की वैल्यू सेम होगी वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे अगर वो सिस्टम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। हाँ, लेकिन अगर यही बात मैं आपसे किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए करता हूं, अगर आपसे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जाए तो वहां बताओगे कि जो वहां पर जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो n और l की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी नॉलेज याद रखो। और अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो उसने क्वेश्चन दिया था हाइड्रोजन, और आपको पता होता है कि एटॉमिक नंबर 1 होता है और हमें यहां लिखना होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आएगा 1s1। और क्योंकि उसने यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात की है तो हमें बाकी की शेल्स भी लिखनी पड़ेंगी। 1s के बाद में आपको पता होता है कि 2s आएगा और 2s के बाद में 2p आएगा। क्योंकि मैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के बारे में बात कर रहा हूं और अगर n की वैल्यू सेम होगी तो वो ऑर्बिटल बन जाते हैं डीजेनरेटेड, है ना। फिर थर्ड शेल आएगी यहाँ पर, तो थर्ड शेल में 3s आएगा और 3p आएगा और फिर मेरे पास में यहाँ पर आएगा 3d। आप ये मत सोचना सर कि 3d से पहले 4s आएगा, यहाँ पर हम जस्ट शेल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी देखो n की वैल्यू 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अगर n की वैल्यू सेम है तो ऑर्बिटल हमारे पास में होते हैं डीजेनरेटेड, ठीक है। अब हमें जाना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो मतलब ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फर्स्ट जो शेल है वहां पर है, आपने इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा मेरे पास में सेकंड शेल में, और ये जो उसकी स्टेट है उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। आपने फिर दोबारा से हीट किया उसको तो वो पहुंचेगा हमारे पास में यहाँ पर थर्ड शेल में, जो कि होगी उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन इसमें रहे या 3p में रहे या 3d में रहे, वो कहीं भी जा सकता है क्योंकि सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। तो एग्जैक्टली हमारे पास में ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ बताना है कि टोटल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने हैं। S में आपको मिलता है 1 ऑर्बिटल और P में मिलते हैं 3 ऑर्बिटल्स और भैया D में मिलते हैं आपको 5
इनको अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ से टोटल 9 ऑर्बिटल्स। तो हाइड्रोजन की अगर आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैक्सिमम डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का नंबर होगा 9 और आंसर होगा आपका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। उसने क्वांटम नंबर्स आपको क्या बताते हैं तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। मतलब यहाँ आपके पास में n है, ये l है और ये होता है मेरे पास में m। तो आपको पता होता है कि n जो क्वांटम नंबर है वो बताता है ऑर्बिटल का साइज, और जो l है वो बताता है ऑर्बिटल की शेप, और जो m है वो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताता है। मतलब इसके बेसिस पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो यहां से होगा A। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को आपको। उसने कहा कि अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है, मतलब s की वैल्यू उसने गिवन है आपको, और s की वैल्यू उसने दी है +12, और एक दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब m की वैल्यू भी दी है और वो है बेटा -1। ये दो बातें उसने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताई हैं। फिर आपसे पूछा है कि वो इलेक्ट्रॉन इनमें से किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो ये s की जो वैल्यू हाफ गिवन है, तो f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, अगर यहां पर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी s की वैल्यू +12 या -12 हो सकती है। मतलब ये वाला पार्ट आपके लिए किसी काम का नहीं है। हमारी जो हेल्प करने वाला है वो है m की वैल्यू -1। आपको देखना है कि m की वैल्यू -1 वो किस ऑर्बिटल की हो सकती है, और जिसकी नहीं होगी वही आपका आंसर होगा। तो देखो f ऑर्बिटल जो है वो मिलेगा आपको f सब शेल के अंदर। ठीक है, और f अगर सब शेल है तो उसके लिए l की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है। और अगर मैं f सब शेल में जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स हैं अगर उनको बनाऊंगा तो टोटल 7 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 6, और बेटा ये 7th ऑर्बिटल आ जाएगा। तो अगर मैं इन ऑर्बिटल को नंबर दूंगा तो m की वैल्यू जो है वो -l से +l तक जाता है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग होगी -3 से, ये -2, ये -1, ये 0, ये +1, ये +2, और ये होगा आपका +3। ठीक है, वैसे अगर मैं d ऑर्बिटल को ऑब्जर्व करूंगा तो d ऑर्बिटल मुझे मिलेगा d सब शेल में, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और आपको ये भी पता होता है कि d सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और क्योंकि 2 से इसकी d की वैल्यू 2 होती है तो इन ऑर्बिटल्स का नंबर जाएगा -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 +1, और ये जाएगा +2। वैसे ही फिर मैं p ऑर्बिटल की बात करूंगा। p ऑर्बिटल मिलता है आपको p सब शेल में, और p सब शेल के लिए मैं जो उसको l की वैल्यू देता हूं वो 1 होती है। और आपको ये भी पता होता है कि p सब शेल में हमारे पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ये -1 0 और ये होगा +1। और जबकि s ऑर्बिटल के लिए मैं जाऊंगा तो l की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से 0, और s में एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका नंबर होगा 0। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कहां पर -1 नहीं है। देखो -1 यहां भी था, यहां भी है, यहां भी है, बस यहां पे नहीं है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी s की वैल्यू +12 है और n की वैल्यू -1 है वो कहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो आंसर होगा D, क्योंकि D में जो m की वैल्यू 0 है वहां -1 नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करना है। उसने यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स होते हैं n l m s, उनकी कुछ वैल्यूज दी आपको। ये वैल्यूज है हमारे पास, है ना, और इन वैल्यूज के बेसिस पर आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन का सिंबोलिज्म क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पहली वैल्यू n की है ये l है, ये मेरे पास में m होगा और ये होगा s। कुछ बातें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। कोई सा भी ऐसा केस नहीं हो सकता जहां पर n की वैल्यू l के इक्वल होगी। ऐसा जब हम क्वांटम नंबर को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर ये बातें आप पढ़ते हैं कि n हमेशा l से बड़ा होता है, n कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकता है। तो n की वैल्यू कभी l के इक्वल नहीं हो सकती, और कोई भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कि l की वैल्यू n से बड़ी हो जाए। हमेशा क्या होगा कि n की वैल्यू ही l से बड़ी होगी, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि n और l दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब ये जो यहाँ पर क्वांटम नंबर्स की वैल्यू का सेट दिया है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई सेट हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो द आंसर विल बी डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है। उसमें बोला है कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है बोर्स मैग्नेट्रॉन में, और एक एलिमेंट दिया है जीडी। अच्छा, जीडी का मतलब होता है
एक एलिमेंट हमारे पास में होता है और उसका नाम है ये एग्जैक्टली बिलोंग करेगा हमें ए ब्लॉक से, गैडोलिनियम कहते हैं इसको, ठीक है। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर भी दिया है 64 और जीडी का 64 के बेसिस पर जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो नोबल गैस की हेल्प से करता हूं जेनॉन, और जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और फिर जो नेक्स्ट जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 4f में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 5d में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 6s में आएंगे वेरी वेल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारे पास में गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्वेश्चन में गैडोलिनियम जो है अपनी +3 स्टेट में है, तो अगर ये आपको +3 स्टेट में आप ले जाओगे तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये आपको रिमूव करने पड़ेंगे यहां से, है ना। तो GD3+ का अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तो आपको मिलेगा जस्ट यहां पर 4f और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द GD3+ आयन, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आंसर या तो आपका ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। अब दूसरे पार्ट में पूछा था मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, और वो हमारे पास में उसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। f में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे तो आपने ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 7 आएगा और 7 + 2 9 होता है। तो आपने सोल्व किया तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी वो आएगा आपके पास में √63 और उसको सोल्व करोगे तो आएगा 7.9 बोर्स मैग्नेट्रॉन। इन दोनों के बेसिस पर, इसके और इसके बेसिस पर आपका आंसर होना चाहिए आई थिंक बी, ठीक है। चलिए उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, वहां पर 2 कॉलम है, उनको आपसे मैच कराने के लिए उसने कहा है। देखो ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब बेसिक नॉलेज आपको अगर इनके बारे में है। देखो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बात कर लेता हूं मैं, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपसे पूछे कि किसी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या है 2n²। ये तब अप्लाई करेंगे जब हमसे किसी शेल में डायरेक्ट पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और अगर हमसे यही पूछ लिया जाए कि आपके पास में शेल ना होकर इस बार क्या दी है सब शेल, और उस सब शेल में आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 और ब्रैकेट में 2l+1, ओके। और अगर ऑर्बिटल में पूछेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो होंगे 2, ओके। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसको आप ऑब्जर्व करें। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सब शेल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और शेल में निकालना हुआ तो ये फॉर्मूला, ठीक है। एक दूसरा और है, अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास में कितने ऑर्बिटल होंगे शेल में, एक शेल गिवन है कोई भी KLMN और उसमें पूछे हैं कि कितने ऑर्बिटल होंगे, तो शेल में जब हम ऑर्बिटल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n²। जितना शेल का नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट शेल, ओके। उसके बाद अगर ऑर्बिटल पूछेगा सब शेल में तो उसका फॉर्मूला होता है 2l और साथ में आएगा +1। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखना। अब ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर लिखा है 2 × 12+1, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं किसी सब शेल में, तो ये जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, यानी R से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर R आएगा। n² का मतलब मैंने बताया था आपको कि जब हम एक शेल हमारे पास में है, ओके, और उस शेल में हमसे पूछेगा कि ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, मतलब जो B है वो S के साथ में जा रहा है। n बताता है कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स हैं, या एटम के अंदर हमारे पास में शेल का नंबर क्या हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ शेल इन एन एटम, तो C जो है वो Q के साथ मैच करता है, और D 12+1 मैंने अभी बताया था कि 12+1 होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सब शेल। वैसे भी एक यहाँ पर ऑप्शन बचा है, वो है हमारे पास में P। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो क्वांटम नंबर की नॉलेज आपकी जो है वो चेक करता है। आई होप के इन क्वेश्चंस को ठीक से आप समझ पाए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस अब लाएंगे और आई होप कि आप चीजों को ठीक से समझ पा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।